हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 21 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है कि जैसे आप कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हो, यानी कि जब आप वाद संसित करते हो तो किसी न किसी अधिकारिता वाले कोर्ट में जाते हो। लेकिन यदि मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि कौन सी कोर्ट में अधिकारिता है, या फिर जो प्रॉपर्टी है आपकी, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके लिए आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, ये अनिश्चित है। यानी कि यहाँ पे निश्चित नहीं है कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट को है। और मान लीजिए आप चले भी गए, यदि मान लीजिए डिफेंडेंट को या फिर किसी अन्य पार्टी को क्या करना है, उसके बारे में जो ऑब्जेक्शन रेज करना है, यानी आक्षेप लगाना है कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो का आप कब कर सकते हो, इसके बारे में प्रोविज़न हम देखने वाले हैं। तो बने रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 17 से 21, यहाँ पे सेक्शन 21 तक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात के संसित करने या इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजंस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है आपका सेक्शन है आपका 17। सेक्शन 17 क्या कहता है कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। यानी कि यदि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, यानी कि एफ नाम का व्यक्ति है, ठीक है, एफ नाम का पर्सन है, इसने कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पे जो जी नाम का व्यक्ति है इसकी प्रॉपर्टी थी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिसाइड रहती है, यानी कि एक ए कोर्ट है और बी कोर्ट, यानी ठीक है। तो इन दोनों के उसमें जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी जाती है। आदि कुछ भाग इसका बी कोर्ट में जाता है और कुछ जो भाग है इस प्रॉपर्टी का ये ए के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो यदि मान लीजिए इन दोनों न्यायालयों की अधिकारिता में ये प्रॉपर्टी यदि यहाँ पे स्थित है, तो ये जो जी है ये कौन सी कोर्ट में जाएगा सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, ताकि इसका जो प्रॉपर्टी है इसको वापस मिल सके, या फिर जो भी कंपनसेशन वगैरह हो जो प्रतिकर पाना चाहता है तो वो कहाँ से ले, ठीक है, कौन सी कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो सेक्शन 17 है वो कहता है कि जो जी है वो अपने इस सूट को ना या तो ए कोर्ट में या फिर बी कोर्ट में कहीं भी जाके इंस्टीट्यूट कर सकता है, और यहाँ पर इसका निपटारा किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये किसी भी कोर्ट में जा सकता है अगर कई न्यायालयों की अधिकारिता में प्रॉपर्टी यहाँ पे स्थित है। और कौन सी प्रॉपर्टी की बात करता है, सिर्फ स्थावर संपत्ति की बात करता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है यहाँ पर। तो ये आप इसको बैरक में पढ़ते हैं, जहाँ वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है, विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता, या तो एक न्यायालय या तो दो न्यायालय होंगे या फिर दो से अधिक न्यायालय हैं, उनकी अधिकारिता में उनकी जुरिस्डिक्शन में कोई प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, उनकी अधिकारिता में वो प्रॉपर्टी आती है। अब यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, स्थावर संपत्ति के संबंध में अंतोष, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उस जो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है, अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना उसमें क्या मांगा जा रहा है, उसमें रिलीफ मांगा जा रहा है। या फिर दूसरी चीज़ क्या कहता है, संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर, यानी कि कंपनसेशन। दो चीज़ यहाँ पे मांगते हैं, या तो कोई रिलीफ मांगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर प्रॉपर्टी के लिए कोई यहाँ पे कंपनसेशन की मांग की जा रही है। तो वहाँ पर वह बात किसी ऐसे न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। कोई भाग का मतलब कि आधा भाग मान लीजिए किसी, जैसे मैंने बताया बी कोर्ट में स्थित था, और आधा भाग इस प्रॉपर्टी का ए कोर्ट में आता है। तो ये यहाँ कहाँ पे जाएगा, या तो बी कोर्ट में आप मामले को फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ए कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं जहाँ पर जिस कोर्ट की अधिकारिता में थोड़ा सा भी भाग अगर उस प्रॉपर्टी का गया है, अगर इतना सा भी भाग है 25% गया हो, 20% गया हो, 10% कितना भी गया हो, है तो जुरिस्डिक्शन उसको भी। तो यहाँ पे पूरे प्रॉपर्टी का मामला ना उसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा जहाँ पे आप चाहते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक प्रोविजो आता है। प्रोविजो क्या कहता है कि परंतु यह तब जबकि पूरा दावा उस बात की विषय वस्तु की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो, यानी कि आप मामला जो है आप दूसरे कोर्ट में तो जाना चाहते हैं, ए और बी दोनों कोर्ट में जुरिस्डिक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप बी कोर्ट में जाना चाहते हैं तो ये भी देखा जाएगा, कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो मामले को सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है तो आपको फैमिली कोर्ट सुनेगा या फिर लेबर कोर्ट सुन लेगा,
तो ये जो प्रॉपर्टी जो जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा ना वही कोर्ट सुनेगा। विषय व सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड कोई यहाँ पे उनके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने जुरिडिक्शन कितने प्रकार के बताए, 4 तरह के जुरिडिक्शन बताए थे मैंने। ठीक है, एक तो हो गया टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी स्थानीय अधिकारिता, दूसरा आता है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, ठीक है, यानी कि धन संबंधी अधिकारिता, तीसरा आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, ये तीसरा हो गया, और चौथा कौन सा बताया था मैंने, ये है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी आरंभिक अधिकारिता, जो इसके पास फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट होती है, जहाँ पे आप सबसे पहले जाते हैं क्या करने, सूट इंस्टीट्यूट करने, या फिर सबसे पहले जो अपीली जुरिडिक्शन होती है ना, पहली ओरिजिनल अपीली जुरिडिक्शन, वो क्या कहलाती है, जहाँ पे आप पहली बार अपील करने जाते हैं, वो कहलाता है। ये 4 तरह के जुरिडिक्शन आपको याद रखने हैं। ये आई होप आपको सेक्शन 17 आसानी से समझ में आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 18। अब सेक्शन जो 17 था उसमें क्या बताया गया था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी 2 उसमें रहती है। आपको पता था, यानी जिसकी प्रॉपर्टी जिस सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है ना, उसको ये पता था कि जो प्रॉपर्टी है कुछ भाग बी कोर्ट में जा रही है, कुछ भाग ए कोर्ट के जुरिडिक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात करें सेक्शन 18 की, सेक्शन 18 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी तो है, उस पर डिस्प्यूट भी है। अब डिस्प्यूट है लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन सी कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे आपको यही नहीं पता कि इसकी किस कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता में प्रॉपर्टी आती है और किस कोर्ट में इसको यहाँ पे क्या करना है, फाइल करना है सूट को। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अनिश्चित है कि यहाँ पे जुरिडिक्शन किस कोर्ट को है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो प्लेंटिफ है यानी जो वाद इंस्टीट्यूट करना चाहता है ना, वहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी करेगी, वहाँ पे एक अभिकथन करेगा कि जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है ये अनिश्चित है कि मैं कौन सी कोर्ट में जाऊँ। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो न्यायालय होगा जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहा है ना, वो न्यायालय देखेगा पहले कि सही में इसकी जो जुरिडिक्शन है वो अनिश्चित है कि नहीं है। अगर अनिश्चित है तब तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा उसके मामले को और स्वीकार करेगा। अगर मान लीजिए उसको ये पता चलता है कि किसी अन्य कोर्ट में मामला जाएगा तो वो कहीं और भेज सकता है उसको। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, जहाँ यह अभिकथन किया जाता है, यानी अभिकथन कौन करेगा भाई, जो प्रॉपर्टी के बारे में जो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है वही तो बोलेगा, यानी प्लेंटिफ आएगा, वादी आएगा। यह अनिश्चित है, ठीक है ना। अभिकथन क्या कर रहा है कि अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, यानी 2 या अधिक न्यायालय हैं। अब उन 2 या अधिक न्यायालयों के अंतर्गत वो कौन से न्यायालय में मामले को फाइल करे, ये कौन से न्यायालय की अधिकारिता में प्रॉपर्टी स्थित है, तो ये तुम पता ही नहीं चल रहा है भाई। आपने सेक्शन 16 पढ़ा था ना, सेक्शन 16 में क्या था कि जहाँ पे स्थावर संपत्ति है वहीं पे आप मामला फाइल करेंगे। तो यहाँ पे तो ये अनिश्चित ही है। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए न्यायालय का कोई भी एक न्यायालय का उसका समाधान हो जाता है कि अविकथित अनिश्चितता के लिए, अविकथित ये चीज़ जरूरी है, ठीक है। अगर अनिश्चितता के कारण आप सूट फाइल करना चाहते हो तो ये आपको अविकथित करना होगा कि जो मामला है ना जिसके सूट इंस्टीट्यूट करने के बारे में ये अनिश्चितता है कि कौन से कोर्ट में जाना है। तो ये अनिश्चितता को ना जो न्यायालय है वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, अभिलिखित करेगा, और तब उस संपत्ति संबंधी किसी भी बात को ग्रहण कर सकेगा, यानी एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ भाई मैं इस मामले को सुनूंगा, और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सके। और उस बात की उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। यानी कि भाई उसको जुरिडिक्शन तो है नहीं। अब मामला कहता था अनिश्चितता के कारण आया था, और अनिश्चितता के कारण आया और वहाँ पे मामले को सुना गया उस न्यायालय के द्वारा, और उसमें कोई जजमेंट दिया गया, निर्णय दिया गया, उसके बाद डिक्री पारित की गई। और जो डिक्री पारित की गई है ना वो ऐसा माना जाएगा, डीम्ड है, यहाँ पे डीम्ड डिक्री मानी जाएगी किस चीज़ के लिए कि ये जो डिक्री आई है वो बिल्कुल परफेक्ट जुरिडिक्शन वाले कोर्ट के माध्यम से आई, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने ये ऐसी डिक्री पारित की है। ऐसा उसका क्या होगा, ऐसा इफेक्ट होगा, उसको यहाँ पे वॉइड घोषित नहीं है करवा सकते हो। आ गई बात समझ में। अब आता है इसका एक और है, अब इसमें एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है कि परंतु यह तब जबकि वाद ऐसा है कि जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको अनिश्चित है कि किस कोर्ट में जाना है और आप ऐसे कोर्ट में चले जाओ जिसको धन संबंधी अधिकारिता ही नहीं हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की हो, आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की हो, और जिस कोर्ट में आप जाना चाहते हैं ए नाम का कोर्ट है उसके पास जुरिडिक्शन कितने का है, 15 लाख तक के मामले को सुनने का है।
तो ये कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, ये सुन नहीं सकता, क्योंकि धन संबंधी अधिकारिता तो है नहीं ना। और उसकी सब्जेक्ट मैटर से संबंधित यहाँ पे भी होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट मैटर का ये कोर्ट जो है वो उसका ट्राई कर सकता है, विचारण कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये भी सारी चीज़ें देखनी होगी। ऐसा नहीं कि अनिश्चितता है तो आप किसी भी ऐसी कोर्ट में चले जाओ जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही ना हो, यानी कि उसको धन संबंधी अधिकारिता होनी चाहिए, उसकी मामले की जो प्रकृति है उसके अनुसार वो उसका ट्राई करने के लिए सक्षम होना चाहिए। ये आ गई। अब यहाँ आता है दूसरा क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन के बारे में बात करता है। या आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो कि जो जिस कोर्ट ने डिक्री दी है उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था और उसने क्या किया है, अब यहाँ पे जजमेंट पारित कर दी और जिस जजमेंट के कारण यहाँ पे न्याय में निष्फलता हुई, इनजस्टिस हो गया, न्याय नहीं प्राप्त हुआ, तो उपधारा 1 के दिन अभिलिखित नहीं किया गया। यानी कि क्या अभिलिखित नहीं किया गया है, जो अनिश्चितता का कारण था ना, यानी अनिश्चितता का अभिकथन था, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया न्यायालय के द्वारा कि ये अनिश्चितता के कारण हम मामले को सुन रहे हैं। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने ये आक्षेप किया जाता है भाई कि प्लेंटिफ ने क्या किया, वाद को फाइल किया और प्लेंटिफ के पक्ष में आया, तो जो डिफेंडेंट था वो कहाँ गया, अपील में गया, और अपील में या फिर पुनरीक्षण रिवीजन में उसने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शन रेज करता है कि ऐसी संपत्ति संबंधी बाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया था जिसकी वहाँ अधिकारिता नहीं थी। यानी कि कौन से न्यायालय ने उसका डिक्री या आदेश पारित किया है, जिसके पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, अधिकारिता ही नहीं थी। और अधिकारिता क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी अधिकारिता में वो प्रॉपर्टी स्थित ही नहीं थी। जब प्रॉपर्टी स्थित नहीं थी उसकी अधिकारिता में, तो उसका ट्राई कैसे करेगा। तब यहाँ पे कहता है कि जो अपीलेट कोर्ट है, यानी अपील या रिविजनल कोर्ट, रिवीजन पुनरीक्षण न्यायालय, उस आक्षेप को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में दे देता है, नेगेटिव फॉर्म में दे देता है तो इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय यह ना हो कि वाद के संसित किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था, उसके परिणाम से न्याय की निष्फलता हुई। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब जिस कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, कौन सी कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, एक तो अपीली कोर्ट, ठीक है, और दूसरा रिविजनल कोर्ट, ठीक है, ये दो कोर्ट हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है कि इसको अधिकारिता नहीं थी, तो यहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट है ना, ये देखेगा, ठीक है, कि ये देखेगा कि भाई जो मामला सुना गया है कोर्ट के द्वारा उसके लिए युक्तियुक्त आधार था, यानी अनिश्चितता थी कि नहीं थी। अगर उसको लगता है कि भाई अनिश्चितता तो थी, तब यहाँ पे क्या है, उस ऑब्जेक्शन को ना जो रेज किया गया है, जो आक्षेप किया गया है, उसको अनुज्ञात नहीं करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए उस कोर्ट का लगता है, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को, कि जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, ये अनिश्चितता नहीं थी उसमें, ठीक है ना, एक निश्चित अधिकारिता वाला कोर्ट यहाँ पर निश्चित था कि जिसके पास वो जा सकता था वो वहाँ पर मामले को सुना जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे डिग्री को वॉइड कर सकता है या फिर मामले को फिर से कहीं जो सक्षम जो अधिकारिता वाले के पास भेज सकता है। ये चीज़ आ गई। अब आते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 ये टोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। यहाँ पे क्या है कि कंपनसेशन मांगा जा रहा है किस चीज़ के लिए, या तो आपने उसके किसी की बॉडी को हार्म किया होगा या फिर उसकी किसी जंगम संपत्ति, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, यानी जंगम संपत्ति के प्रति जो दोष किए जा रहे हैं उसके लिए आप प्रतिक्रम लेना चाहते हो, तो आप कहाँ पे मामले को फाइल करोगे। तो ये बात कहता है सेक्शन 19। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले इसको डायरेक्ट में देखते हैं। जहाँ वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकार के लिए, यानी कंपनसेशन किस चीज़ के लिए, या तो बॉडी के लिए होगा या मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। वहाँ यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया है और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय, यानी कि जो वादी है जिसके बारे में आपने रॉन्ग किया है, ठीक है, आपने शरीर या उस वादी के शरीर या जंगम संपत्ति के नुकसान पहुंचाया और वादी चाहता है कि प्रतिकार लेना, भाई मैं डैमेजेस लूँगा, तो यहाँ पे जो प्रतिवादी है ना, प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय के अधिकारिता में है और वादी किसी दूसरे न्यायालय की अधिकारिता में रहता है, तो ये केस कहाँ पे फाइल करेगा वादी, तो वादी कहाँ पे करेगा, जहाँ पर, ठीक है ना, स्थानीय अधिकारिता भीतर जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है, ठीक है, या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए काम करता है,
ठीक है। तो वादी जो है ना, वादी के विकल्प पर यहाँ पे संचित किया जाएगा। वादी जहाँ चाहे, जहाँ अगर वादी रहता है वहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पे प्रतिवादी काम करता है वहाँ भी वाद फाइल कर सकता है, ठीक है ना, वाद को संचित कर सकता है। या फिर कारोबार के लिए स्वयं जो काम करता है ना, अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है प्रतिवादी, वहाँ पर भी जाके वाद फाइल कर सकता है। ये चीज़ होगी। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, रॉन्ग क्या होती है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, बैरक में आपके दिए हुए होंगे। पहला कहता है कि दिल्ली में निवास करने वाला कालू, ठीक है ना, एक है कालू, दूसरा है गोलू। यानी कि दिल्ली में जो कालू है वो कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है, दिल्ली में, और कलकत्ते में गोलू को पीटता है। भाई गोलू है जो गोल मटोल है, उसको क्या किया जाता है, कालू के द्वारा पीटा जाता है। कहाँ पर पीटा जाता है, कलकत्ते में पीटा जाता है। और रहता कहाँ है कालू, यहाँ पे दिल्ली में। अब जब गोलू है ना, वो कलकत्ते में या फिर दिल्ली में कालू पर वाद ला सकेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर इसमें पीट रहा है तो इसके लिए तो सीआरपीसी के तहत जाएगा, आईपीसी के तहत यहाँ पे सज़ा मिलेगी। बट यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे है ना सेक्शन 19 जो बात की जा रही है वो कंपनसेशन के लिए है, प्रतिकर की बात की जाती है। और आईपीसी में आपको वहाँ पे पनिशमेंट मिलता है, यही दंड मिलता है, सज़ा मिलती है, जेल जा सकते हैं, जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पे क्या है, कंपनसेशन देने का ऑर्डर किया जाता है, निर्णय होता है। तो यहाँ पे जो कालू है, कालू के खिलाफ ना गोलू कहाँ जा सकता है, या तो जहाँ कालू रहता है या फिर जहाँ गोलू रहता है, दोनों जगह पे यहाँ पे क्या किया जा सकता है, वाद संचित किया जा सकता है। अब आता है दूसरा कहता है गोलू की मानहानि वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला कालू कलकत्ते में प्रकाशित करता है। यानी गोलू कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, ठीक है, और जो कालू है वो कलकत्ता में क्या करता है, मानहानि का लेख प्रकाशित करता है। यानी कि उसके बारे में कोई डिफेमेशन से संबंधित कोई एक आर्टिकल लिखता है। अब गोलू जो है ना वो कलकत्ते या दिल्ली में कालू पर बात ला सकेगा। भाई चाहे दिल्ली में हो चाहे कलकत्ते में हो, कहीं भी बात लगाया जा सकता है। ये चीज़ हो गई आपकी रॉन्ग के बारे में, सेक्शन 19। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है, अन्य वाद वहाँ संचित किया जा सकेगा जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं, यह वाद हेतु पैदा होता है। अब इसके बारे में ना, अब जब मान लीजिए और जितनी भी चीज़ें हमने देखी कि वाद कहाँ संचित किया जाएगा, अब कुछ मामले ऐसे आएंगे जहाँ पर मामले के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कहाँ पर मामला संचित करोगे, या तो जहाँ पे प्रतिवादी निवास करता है, या फिर यदि कई प्रतिवादी हैं तो उनमें से कोई भी जहाँ निवास कारोबार अभिलाष के लिए स्वयं काम करते हैं, ठीक है। या तो मान लीजिए एक प्रतिवादी है, ठीक है, और प्रतिवादी कहाँ पे काम करता है, एक ए है और बी है और एक सी, ये 3 प्रतिवादी हैं, और एक डी नाम का यहाँ पे वादी है। अब डी के खिलाफ यहाँ पे डी क्या करना चाहता है, ए बी सी तीनों के खिलाफ केस करना चाहता है। ए दिल्ली में रहता है, बी शिमला में रहता है, और सी कहाँ रहता है, सी उड़ीसा में रहता है मान लीजिए। तो ये डी जो है ना, ये अगर इन तीनों के खिलाफ मामला फाइल करना चाहता है तो कहीं भी कर सकता है, चाहे जहाँ पे, चाहे ए जहाँ रहता है वहाँ पे कर सकता है दिल्ली में, चाहे शिमला में कर दे तीनों के खिलाफ, चाहे सी यानी उड़ीसा में कर दे, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए इन तीनों में से किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, भाई बी वाला बोला शिमला है, या फिर डी वाला बोला, सी वाला बोला कि मैं उड़ीसा में रहता हूँ, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, दिल्ली यहाँ पे उड़ीसा में कहाँ वो केस चलाया जाए। तो यहाँ पे जब तक इस मामले को ना डिसाइड नहीं कर दिया जाता ना, इसके ऑब्जेक्शन को कोर्ट के द्वारा, तब तक मामले को नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, तब यानी कि जो डी है ना वो मामले को कहीं भी फाइल कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शन तो आ सकता है। तो ये चीज़ है। दूसरा कहता है कि वाद हेतु पूर्णतः या भागतः पैदा होता है। यानी कि जो वाद हेतु के जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे अराइज हुआ, यानी कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति थे, ठीक है। अब यहाँ पे ए कहाँ रहता है, ए कलकत्ते में रहता है, बी दिल्ली में रहता है, और सी जो है वो शिमला में रहता है, ठीक है। तो ये तीनों गए कहाँ पे, बनारस घूमने गए। बनारस घूमने गए, वहाँ पे बी और सी ने मिलकर इसको क्या किया, प्रॉमिसरी नोट दे दिया, किसको, ए को, ठीक है। अब वहाँ की जब पेमेंट वगैरह लेने की बात आई ऑन डिमांड, यानी कि ए ने डिमांड किया कि भाई प्रॉमिसरी नोट मुझे दे दो, वचन दे दो कि तुम मुझे पैसे चुकाओगे। भाई ये इन दोनों ने नहीं चुकाए, तो जो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे राइज हुआ था, बनारस में। तो ये बनारस में भी यहाँ पे फाइल कर सकता है मामले को, जहाँ वाद हेतु पैदा हुआ है, या फिर जहाँ बी रहता है या सी रहता है वहाँ भी फाइल कर सकता है।
लेकिन इन दोनों में से अगर कोई ऑब्जेक्शन किया तो पहले ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, निर्धारित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये चीज़ आती है आपकी सेक्शन 20, बस इतना ही कहता है और कुछ नहीं है इसमें। अब आती है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप। भाई जो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करना है, यानी कि प्लेंटिफ ने क्या किया, मामले को फाइल किया, मामले को सुना गया, उसके बाद जो डिफेंडेंट थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल किया। ऑब्जेक्शन कहाँ पे किया, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में किया, या तो अपीलेट कोर्ट में किया होगा, उठाया होगा, ऑब्जेक्शन रेज किया होगा कि भाई जिस कोर्ट ने डिक्री दी उसको मामले में सुनने की अधिकारिता नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में ही कब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके ऑब्जेक्शन को सुना ही नहीं जाएगा। कब तक नहीं सुना जाएगा, जब तक कि न्यायालय के यह ना देख ले कि भाई उन्होंने क्या किया था, प्रथम बार के न्यायालय में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया था कि नहीं। यानी कि ए और बी है, अगर ए ने कोई मामले को संसित किया था, जो फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट होती है, यानी पहली प्रथम बार का न्यायालय, प्रथम बार का न्यायालय कौन सा होगा, जहाँ पे पहली बार मामले को संसित किया गया, तो वहाँ पर ही बी को ना ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था। और कब करना चाहिए था, जो इशू फ्रेम होते हैं ना उसके समय, या फिर इशू फ्रेम होने के पहले इस ऑब्जेक्शन को रेज करना चाहिए था। यदि उसने ऑब्जेक्शन को रेज नहीं किया था, यानी आक्षेप नहीं उठाया था, तो यहाँ पे उसको आक्षेप को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। भाई आपके आक्षेप में कोई ऐसी बात है ही नहीं, आपको करना था तो पहले करना चाहिए था। यदि मान लीजिए इसने पहले किया होगा और इसकी आक्षेप को ना जो इसका ऑब्जेक्शन था ना उसको ख़त्म कर दिया गया, नहीं सुना गया, तब भी जाके यहाँ पे अपीलेट कोर्ट में उठा सकता है भाई इस मामले को, क्योंकि ये चीज़ ऑर्डर शीट में आई होगी। तो यहाँ पे ये देखेगा अपीलेट कोर्ट पुनरीक्षण जो न्यायालय है, ये देखेगा कि भाई विवादक के स्थिरीकरण के समय उससे पहले आपने कोई यहाँ पे प्रथम बार के न्यायालय में, फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट में आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया था कि नहीं लिया था, ये देखेगा। अगर नहीं लिया था तो कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते यहाँ पे इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ कहता है कि धन संबंधी अधिकारिता। अगर धन संबंधी अधिकारिता के बारे में भी आपको आक्षेप करना था तो प्रथम बार के न्यायालय में ही जाना था, यानी प्रथम बार के न्यायालय में विवादक के स्थिरीकरण के समय या उसके पहले आपको आक्षेप करना चाहिए था। यदि आपने नहीं किया था तो आप यहाँ पे अपीलेट कोर्ट या पुनरीक्षण कोर्ट में नहीं आ सकते इस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ आती है कि निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता के बारे में, यानी कि जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है, भाई ऐसा तो है नहीं कि जिसने डिग्री दी है सिर्फ वही कोर्ट एग्जीक्यूट करा सकता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी कहीं और है तो डिग्री कहीं और भेज दी जाएगी, किसी अन्य कोर्ट में भेज दिया गया, और वो कोर्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। और इस कोर्ट के बारे में यदि मान लीजिए कहता है कि भाई निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता थी नहीं, उसके बारे में आक्षेप करता है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है, जिस कोर्ट के समक्ष ये ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, वो कोर्ट क्या देखेगा कि जो निष्पादन न्यायालय में सर्वप्रथम आपने इस अवसर का प्रयोग किया था कि नहीं। भाई आपको जो निष्पादन न्यायालय है वहाँ पे आपको देखना चाहिए था पहले। अगर आपने सर्वप्रथम वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो आपको यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पे आपको अधिकारिता पे क्या करो, यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करो, आक्षेप उठाओ, ठीक है। तो प्रथम बार के न्यायालय में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। यदि आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये चीज़ रहा आपका सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 21 तक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेक्शन 22, ठीक है, 22, 23, 24 ये इसके बारे में, जहाँ पे मामले को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की बात आती है, तो उसके आवेदन कैसे लेगा, कहाँ पे लेगा, कौन से सेक्शन में लेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।